नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मनपसंद YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे विराम चिन्ह, विशेष रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले 12 विराम चिन्हों की उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या यहाँ पर हम समझेंगे। व्यवहारिक रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और किस प्रकार से हिंदी भाषा में उनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़रूरत रहती है उन्हें इस्तेमाल करने की। दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण श्रृंखला का भाग 2 है। भाग 1 में मैंने काल और उनके प्रकारों पर प्रकाश डाला है। यदि आप चाहते हैं कि टेंस हिंदी भाषा में आप सीखें तो आप उस वीडियो को चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी कक्षा के छात्रों के लिए बेहतरीन और बहुत ही उपयोगी आज की ये वीडियो रहने वाली है। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चैनल के बारे में ये आप खुद देख लें पॉज करके, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात करते हैं विराम चिन्ह की, लेकिन विराम चिन्ह की बात करने से पहले बात करते हैं विराम की। विराम किसे कहते हैं? अगर साधारण शब्दों में हम देखें, साधारण अर्थ में, तो विराम का अर्थ हुआ रुकना। जी, विराम का मीनिंग क्या हुआ? रुकना, विश्राम करना या ठहरना। जब कभी हम रास्ते में चलते समय थक जाते हैं तो कुछ समय के लिए विराम करते हैं, रुकते हैं। इसी प्रकार बोलते समय और लिखते समय अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। कई बार ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है, कई बार आराम से धीमे से कहीं रुकना पड़ता है। ये सब भाषा के अलंकार हैं और विराम चिन्ह उन अलंकारों में विशेष स्थान रखता है। यानी लिखते या बोलते समय रुकने की जो प्रक्रिया है उसे हम विराम कहते हैं। अब विराम से ही बना विराम चिन्ह। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत में, ठीक है, भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत में, मध्य में, जहां कहीं भी विराम आता है उसे लिखित भाषा में दर्शाने के लिए, देखिए मैं बोल रहा हूं कुछ और बोलते समय रुका, आपको पता चल गया, लेकिन उसे लिखित भाषा में कैसे दर्शाएं कि कहाँ हमने रुकना है, इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा आगे। उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जिन चिन्हों से यह स्पष्ट हो, यह प्रतीत हो कि यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर विराम देना है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखिए, रोको मत जाने दो। यानी रोको मत जाने दो, व्यक्ति को रोकने की जरूरत नहीं है, आप मत रोको, मत जाने दो। और दूसरे में देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी पहले में जहां एक व्यक्ति को ना रोकते हुए सीधा जाने देने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि इसे रोक लीजिए और जाने मत दीजिए। ये जो अंतर आप देख रहे हैं, ये जो सुंदरता है भाषा की, ये विराम चिन्हों की वजह से ही हमें देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी वीडियो की जान इस पूरे के पूरे टेबल में मैंने आपको दर्शाने का प्रयास किया है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों को मैंने आपके समक्ष रख दिया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न इससे आते ही आते हैं, आप देख सकते हैं इसको। एक और मैंने विराम चिन्ह लिखे हैं और दूसरी ओर उनका रूप क्या है, संकेत क्या है, वो भी साथ में लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको पहचान लें। इसके बाद अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बारी बारी। पहली बात करते हैं हम नंबर 1 पर, क्रमांक 1 पर पूर्ण विराम की। देखिए, पूर्ण विराम मैंने लिखा है और साथ में उसका चिन्ह भी मैंने लगा दिया है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा ठहराव, पूरी तरीके से रुक जाना, और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में, वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी वाक्य को बोलते समय पूर्ण विराम कब आएगा? जब वो वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सरल वाक्य कहाँ ये प्रयोग होता है? सरल वाक्यों में। देखिए कैसे, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं कलकत्ता कई बार गया हूं, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम। 2 और 2 4 होते हैं, पूर्ण विराम। अगला है आज्ञा सूचक संक्षिप्त परंतु पूर्ण वाक्यों में। ऐसे वाक्य जिनमें कोई आज्ञा दी गई हो, ठीक है, कोई आदेश दिया गया हो और वह संक्षिप्त होने चाहिए,
बहुत छोटे, लेकिन होने कैसे चाहिए, पूर्ण, पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि वाक्य अधूरा है और हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण देखिए, आ जाओ, किसी ने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, आ जाओ, आज्ञा दी मैंने, आ जाओ। तो आ जाओ अपने आप में पूर्ण है, संक्षिप्त है और ये आज्ञा सूचक है, इसीलिए इसके साथ हमने पूर्ण विराम लगा दिया। कुछ और उदाहरण देखते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। जैसे एक दोहा मैं यहां पर रख रहा हूं, प्रातः काल उठी रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवा वही माथा। यानी प्रातः काल उठते ही हमें गुरु पिता माता के समक्ष जो है वो अपना माथा, अपना नवशीश जो है वो नवाना चाहिए। अब उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्ण विराम आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में। जी हाँ, जहां प्रश्न प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष हो, वहां पर क्या होगा, जैसे देखिए, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बीमार हो। यहाँ एक प्रश्न तो है लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, इसीलिए पूर्ण विराम लग रहा है। ऐसे ही आगे जब हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं अर्ध विराम, ये है दूसरा विराम चिन्ह, बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 विराम चिन्हों में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो संदेह रहता है वो है पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। पूर्ण विराम कब लगेगा, जब वाक्य पूर्ण हो जाएगा। और अर्ध विराम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आधा विराम, आधा ठहराव, इसका प्रयोग वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक ठहरने के लिए किया जाता है। यानी पूर्ण विराम जब पूरा रुकना है और अर्ध विराम जब आधा रुकना है, जब थोड़ा सा रुकना है। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों में, विशेष रूप से बल देने के लिए। जैसे एक मिश्रित वाक्य है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है, इसे जीतना आवश्यक है। अब इस मिश्रित वाक्य के जो उपवाक्य है वो 2 हैं। पहला है क्रोध मनुष्य का शत्रु है, ये उपवाक्य है, और दूसरा उपवाक्य है इसे जीतना आवश्यक है। तो इसमें बल देने के लिए आप देख सकते हैं बीच में अर्ध विराम प्रयोग किया गया है। दूसरा कब प्रयोग होता है ये, यदि वाक्य में विरोधपूर्ण कथन हो। जैसे आजकल जो सच्चा है उसकी कोई कद्र नहीं करता। अब देखिए, एक तरफ कहा गया आजकल जो सच्चा है, वास्तव में तो उसकी कद्र होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है, यहाँ वाक्य में विरोधपूर्ण कथन क्या कहा गया है कि उसकी कोई कद्र नहीं करता, इसलिए यहाँ अर्ध विराम आ रहा है। अब उदाहरण भी आप इसके यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला है महत्वपूर्ण, वो है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा ठहराव, थोड़ा ठहराव। देखिए, पूर्ण विराम पूरा ठहराव, दूसरा हम बात करें अगर अर्ध विराम की, आधा ठहराव, और अल्प विराम की बात करें, थोड़ा सा ठहराव। इसका प्रयोग वाक्य में, जैसा कि मैंने कहा, अर्ध विराम की अपेक्षा भी कम समय के लिए यदि रुकना हो तो किया जाता है। किसी भी कथन के आरंभ में हाँ या नहीं के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, हाँ मेरा नाम राकेश है, नहीं यह काम मैंने नहीं किया। तो इस प्रकार से अब आगे हम चलते हैं उदाहरण की ओर। संबोधन को विशेषता देने के लिए, जैसे राधा अपना सामान ले लो, महोदय मेरी बात पर गौर फरमाएं। संबोधित किया मैंने राधा और महोदय को, तो उनको विशेषता प्रदान करने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। जैसे, रीना इधर आओ, ये यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमने उदाहरण प्रयोग, यहाँ पर भी हमने विशेषता दी है संबोधन में, किसी की कही हुई बात या उद्धरण से पूर्व। जैसे गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। अब इसमें जो गांधी जी के कहे हुए शब्द हैं उनको यथावत, जैसा कहा है वैसा का वैसा दर्शाने के लिए हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। अध्यापक ने कहा, कल हिंदी की परीक्षा है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अध्यापक ने अक्षरशः यही कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल हूबहू यही कहा है जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। पत्र में संबोधन, अभिवादन, समापन, दिनांक एवं पता लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 14 मई 1993, गांव तेलका, चंबा, हिमाचल प्रदेश। आप देख पा रहे हैं। अगला चलते हैं युग्म शब्दों को अलग। देखिए, युग्म शब्द जो जोड़े में है, जैसे दिन रात,
इसको अलग करना है सुबह शाम से। सुख दुख, ठीक है, ये इनके बीच में क्या लगता है जो है वो हम अल्प विराम लगाते हैं। अब शब्द या वाक्यों की पुनरावृत्ति करनी है, जैसे भागो भागो बच्चों पहाड़ों में आग लगी, ठीक है। तो इसमें भागो भागो की जो पुनरावृत्ति हो रही है उसे अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जब एक ही वाक्य में अनेक नाम और वस्तुएं आदि का प्रयोग हो, जैसे सीता, गीता, राधा, रश्मि व रेखा मेरी सहेलियां हैं। यहाँ एकल उदाहरण लग गया है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ अल्प विराम जो है वो लगेगा, तो ये एक टंकण अशुद्धि है, कृपया करके आप इसे नज़रअंदाज करें और यहाँ इसे आप अल्प विराम ही माने। अगला है संख्याओं तथा अंकों में भेद। देखिए संख्या जैसे 100, 125, 4053, 3334, ये सब क्या है, ये उदाहरण है अल्प विराम के। जब इन संख्याओं को हम भेद करते हैं, इनमें इनको अलग अलग दर्शाते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उपाधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग सभी प्रश्न वाक्यों के अंत में किया जाता है, और अगर वाक्य लंबा हो तो अनेक प्रश्न हो, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, वाक्य के पूर्ण होने के अंत पर ही प्रश्न चिन्ह आएगा। जैसे मैंने अगर किसी से पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ये अगर पूरा एक ही वाक्य हुआ तो अंत में जाकर लगेगा इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह, ना कि हर प्रश्न के बाद। अब अगला है संदेश या अनिश्चय की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उदाहरण दे दिए हैं। इसके बाद अगला है विस्मय सूचक। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हैरानी, विस्मय जैसे मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, संबोधन के लिए किया जाता है, और भावावेग की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे आह कितना बुरा हुआ, ये दुख है, हैरानी है, आश्चर्य है। आहा कितना सुंदर नजारा है। हाय बेचारा, महेश यहाँ आओ, महेश यहाँ आओ। संबोधन दुखद, अत्यंत दुखद, अचानक जो भावावेग हम उनको प्रकट करते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है योजक। योजक आप देख रहे हैं, उस योजक विभाजक भी इसे कहा जाता है, और ये प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। योजक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर बहुत से दिए गए होते हैं, आपको निर्देशक या इत्यादि इत्यादि ना करके विभाजक पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। अगला इसमें आप देख सकते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। द्वित्व की स्थिति में वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में। और मध्य के अर्थ में अक्षर के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में। देखिए जैसे तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। इस गीत का जो ये मुखड़ा है, इस मुखड़े में आप देख सकते हैं तुम सा, तुम और सा के बीच जो है वो योजक प्रयोग हुआ है। तुलना की गई है कि तुम्हारे जैसा कोई प्यारा या कोई सुंदर नहीं है। हिरण सी आंखें, यानी हिरण की आंखों के साथ तुलना की गई है किसी व्यक्ति की आंखों की। अगला है युग्म शब्द। जैसे मैंने कहा जोड़े में जो शब्द आते हैं, जैसे धीरे धीरे, द्वित्व भी इसे कहा जाता है। द्वित्व, इसे युग्म शब्द नहीं कहेंगे, इसे द्वित्व कहेंगे जब कोई शब्द दो बार इस्तेमाल किया गया हो। धीरे धीरे, घर घर, कल कल, पल पल। और तीसरा जो था वो था के मध्य। जैसे राम रावण युद्ध, मतलब राम और रावण के मध्य युद्ध। छात्र शिष्य संबंध, यानी छात्र व शिष्य के बीच संबंध। 1/3, 3/4, यहां पर भी क्या लगेगा, योजक जो है वो लगेगा। इसके बाद जो अगला है वो है निर्देशक, जिसे डैश भी कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार का रहता है, जो इसके आगे दर्शाया गया है लाल स्याही से। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विवरण को बताने में किया जाता है। कहा, बोला, बताया, लिखा आदि क्रियाओं के पश्चात, जैसे राकेश ने कहा डैश, प्रधानमंत्री ने बोला, ठीक है, मित्र ने बताया, राधा ने लिखा। और निम्नलिखित शब्द के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता या विशेष्य के पश्चात भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी के 3 मूल मंत्र थे,
सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह। तो वो जो 3 मूल मंत्र थे के पश्चात जो है वो इसका प्रयोग किया गया। गीता में लिखा है तो वहां पर भी ये आ गया, इस्तेमाल हो गया। आगे है, देखिए निर्देशक का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर हम किसी चीज़ को जब स्पष्ट करते हैं और अधिक उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं तब प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित, जैसे इसके निम्नलिखित रूप हैं, तो निम्नलिखित के बाद वो इस्तेमाल हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों, वाक्यों में बिना परिवर्तन किए उसी रूप में उद्धृत करने के लिए किया जाता है। कवि लेखक के उपनाम, पाठ के शीर्षक, पुस्तक या समाचार पत्र के नाम को इकहरे उदाहरण में रखा जाता है। आप उदाहरण में देख रहे होंगे 2-2 चिन्ह लगे हैं। यदि इस तरीके का कुछ आए, यानी लेखक का या पाठक का या कवि का उपनाम आए, पाठ का शीर्षक आए, तो उसमें इकहरा उदाहरण लगता है। सूक्तियों, कहावतों, है ना, काव्य पंक्तियों में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि गांधी जी ने कहा था करो या मरो, अध्यापक ने कहा कल हिंदी की परीक्षा है। ये दोनों उदाहरण में आ रहे हैं। और एकल उदाहरण में आया नन्हे उस्ताद हमारे विद्यालय की बाल पत्रिका है। गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इस तरीके से उसमें एकल उदाहरण जो है वो आएगा। अगला है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे इसमें क्या लगेगा, विवरण चिन्ह। आप विवरण चिन्ह देख भी पा रहे हैं कैसा होगा, है ना। और पाठ का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। आजकल विवरण चिन्ह की जगह भी जो डैश है उसका प्रयोग किया जाना प्रारंभ हो गया, बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। कोष्टक को यदि हम देखें तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, पुस्तक या वस्तु के संबंध में ही कोई सूचना बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन थे, ये अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया, इसीलिए इसको कोष्टक में रख दिया। काल के 3 भेद वर्तमान, भूत व भविष्य होते हैं। राकेश जिसका घर कुल्लू में है भी आया था। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। और जो अगला है 11वां है वो है हंस पद या त्रुटि पूरक। अक्सर वाक्य लिखते समय कुछ छूट जाता है, कोई चीज़ हम लिखना भूल जाते हैं, तो हम हंस पद लगाकर पंक्ति के ऊपर उसे लिख देते हैं। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम, आगे खाली रह गई जगह है तो हम नीचे ये लगा देंगे हंस पद या त्रुटि पूरक और ऊपर लिख देंगे नीति है। लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है आज के समय में, अमूमन हम देखने को हमें ये मिलता है। तो शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर यदि लिखना है तो डा के बाद ये जो लाघव चिन्ह है उसको लगा दिया जाएगा। पंडित के साथ प के बाद लगा दिया जाएगा। राजकुमार सहाय यदि लिखना है तो राकू स भी उसको लिख सकते हैं लाघव चिन्ह के साथ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वीडियो समाप्त हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बारे में आपको फिर से यदि मैं आपको कहूँ, आप प्लीज़ अगर आपने वीडियो पसंद आई है आपको, आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे प्रोत्साहन बढ़ता है, हमें भी काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ता है, काम करने का मन करता है और ज़्यादा। आप सभी का जो जुड़ाव है वो निरंतर यूँ ही बना रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से अलविदा बच्चों। और आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ हिंदी व्याकरण के ऊपर। जो सीरीज़ चली है उसमें मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ इंग्लिश में भी चली है और बहुत जल्द गणित विषय के लिए भी एक सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूं। उसमें हर एक वीडियो में कोई ना कोई नया संप्रत्य जो है वो आपके साथ साझा किया जाएगा, उसको विस्तृत रूप में आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।